बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तागूती दुनिया इमरान सीरीज। मिस्र के दारुल हुकूमत काहू का एक खास इलाका शाही मोहल्लों जैसी रिहाइश गाहों के लिए मखसूस था। यहाँ जो कोठियाँ बनाई गई थीं वो न सिर्फ रकबे में बेहद वसी थीं बल्कि इनका तर्ज तामीर भी शाही मोहल्लों जैसा ही था। इसलिए यहाँ वो लोग रिहाइश रखते थे जो ऐसी रिहाइश गाँव में रहने के काबिल हों। इस इलाके को किंग एरिया कहा जाता था। इस किंग एरिया में एक शाही महल नुमा कोठी में डॉक्टर क्रिस्टाइन रहता था। डॉक्टर क्रिस्टाइन अधेड़ उम्र आदमी था, लेकिन इसके चेहरे पर खून इस तरह झलकता था जैसे इसकी उम्र 22-20 साल हो। आंखों में इस कदर तेज चमक थी कि जैसे आंखों में तेज सर्च लाइट्स जल रही हों। सर पर वो स्याह रंग की एक तिकोनी टोपी पहनता था और आंखों पर हमेशा स्याह रंग का चश्मा लगाए रखता था। इस वक्त भी वो अपनी रिहाइश गाह, जिसे किंग एवेन्यू का नाम दिया गया था, के एक बड़े से कमरे में बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके दाएं बाएं दो यूरोपीय लड़कियां हाथों में शराब के जाम उठाए खड़ी थीं। इन दोनों के जिस्मों पर लिबास ना होने के बराबर था। सामने एक बेहद खूबसूरत मकामी लड़की डांस कर रही थी और डॉक्टर क्रिस्टाइन किसी तमाशबीन की तरह बड़े गौर से नाचने वाली लड़की को इस अंदाज में देख रहा था जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द के फन को जांच रहा हो। फिर इसने दाएं तरफ मुंह फेरा तो दाएं तरफ खड़ी लड़की ने जल्दी से जाम इसके मुंह से लगा दिया। एक घूंट पीने के बाद इसने फिर सामने देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने बाएं तरफ मुंह फेरा तो इस तरफ खड़ी लड़की ने जाम इसके मुंह से लगा दिया। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने एक घूंट लेकर फिर मुंह सीधा कर लिया। बस जाओ। कुछ देर बाद डॉक्टर क्रिस्टाइन ने हाथ उठाकर बड़े सख्त और गंभीर लहजे में कहा तो नाचने वाली लड़की तेजी से मुड़कर दौड़ती हुई कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, जबकि इसकी दोनों साइडों पर मौजूद लड़कियां भी वैसे ही जाम उठाए तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर चली गईं। आ जाओ। कमरे का दरवाजा बंद होते ही डॉक्टर क्रिस्टाइन ने एक बार फिर हाथ उठाते हुए इसी तरह गंभीर लहजे में कहा तो कमरे की साइड का दरवाजा खुला और एक छोटे से कद का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा छोटा लेकिन आंखें मेंढक की तरह बड़ी बड़ी और बाहर को उभरी हुई थी। क्या बात है साजू, क्यों आए हो? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने इस पस्ता कद आदमी से मुखातिब होकर कहा जो इसके सामने रुकू के बल झुका हुआ खड़ा था। अहम इत्तलात आका तक पहुंचानी थी। साजू ने इसी तरह रुकू के बल झुके झुके भीख मांगने वाले लहजे में कहा सीधे खड़े हो जाओ और बोलो। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा तो साजू एक झटके से सीधा खड़ा हो गया। आका, पाकेशिया में सरदार सरदार हाथून को वहां की सरदारनी हाथोकी ने फना कर दिया है। साजू ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा तो इसमें क्या इत्तला है? ऐसा तो अक्सर होता रहता है। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा आपकी बात दुरुस्त है आका कि अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन आका ये सारा मामला वहां के खतरनाक तरीन आदमी इमरान के सामने हुआ है। बल्कि सरदार हाथून इस इमरान से लड़ पड़ा और इसे हलाक करने लगा। काश वो हलाक हो जाता। आका तो बड़ा शैतान भी आप और हम सबसे भी आइंदा की तकालीफ से बच जाते। काश वो हलाक हो जाता आका, तो बड़ा शैतान भी आप और हम सब भी आइंदा की तकालीफ से बच जाते। लेकिन सरदार हाथून को मुकद्दस कांटा चुभ गया, जिसकी वजह से हाथून बेबस होकर रह गया। इसीलिए मैं हाथोकी ने आगे बढ़कर सरदार हाथून की दोनों आंखें फना कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरदार हाथून हमेशा हमेशा के लिए फना हो गया और हाथों की तागोती कानून के मुताबिक हाथून के कबीले की भी शहजादी बन गई है। साजू ने तफसील बताते हुए कहा ये इमरान कौन है और तुम इसे किस लिहाज से खतरनाक कह रहे हो? वो मुझसे बड़ा नायब शैतान है या कोई और बड़ी रोशनी की शख्सियत है जिसे तुम मेरे सामने खतरनाक कह रहे हो? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने गुस्सीले लहजे में कहा आका, बज़ाहिर वो आम सा आदमी है, मस्खरा सा, लेकिन इसने बड़े आका को बेहद नुकसान पहुंचाया है। और आपको मुझ पर एतमाद ना हो तो बेशक शैतान के दरबार की कुवत राशूकर को तलब करके उससे पूछ लें। साजू ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा ठीक है, मालूम कर लूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है और तुमने ये बात करके मेरी तौहीन की है, लेकिन तुम चौंके मुझे इत्तला देने वाली ताकत हो, इसलिए आखिरी बार तुम्हें माफ करता हूँ। जाओ। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा तो साजू रुकू के बल झुका और फिर तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। साजू ने आज तक कोई इत्तला गलत नहीं दी। चलो, राजशोकर को बुलाकर पूछ लेता हूँ। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ ही मुंह में कुछ पड़कर इसने अपने दोनों हाथों पर फूंक मारी और फिर दोनों हाथों से ताली बजाई तो सामने फर्श में से धुआं निकलने लगा। चंद लम्हों बाद ये धुआं एक बूढ़े आदमी का रूप धार गया, लेकिन इस बूढ़े आदमी का चेहरा बेहद मस्क शुदा था,
जैसे किसी ने बकायदा जख्म लगाकर इसका चेहरा मस मस्क किया हो, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी आंखों में तेज चमक मौजूद थी। क्या तुम पाक एशिया के किसी आदमी इमरान के बारे में कुछ जानते हो? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा तो बूढ़ा राजशोकर इस तरह उछल पड़ा जैसे फर्श पर मौजूद किसी बिच्छू ने अचानक उसे डंक मार दिया हो। ओह! छोटे आका, ये नाम आपने कहाँ से सुन लिया है? ओह! ओह! ये तो दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी है। इसने आज तक बेशुमार बार बड़े आका को शिकस्त दी है। बड़े आका तो इस आदमी की मौत के दिन का इंतजार कर रहा है। बूढ़े राजशोकर ने कहा तो डॉक्टर क्रिस्टाइन के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। वो शायद सोच भी ना सकता था कि शैतान के दरबार की सबसे कुव्वत रखने वाली ताकत राजशोकर एक आदमी के बारे में ऐसे ख्यालात रखती हो। ये क्या कह रहे हो राजशोकर? एक आम आदमी कैसे बड़े आका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने हैरत भरे लहजे में कहा, छोटे आका, जो मैंने बताया है वो दुरुस्त है और मुझे मालूम है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। साजू ने आपको जो कुछ बताया है वो दुरुस्त बताया है। अगर इस इमरान को आपके बारे में मालूम हो गया तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा और आपका खात्मा करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। इसलिए आप हर तरह से मोहतात रहें। राजशोकर ने तफसील से बात करते हुए कहा, लेकिन मेरे पास हजारों लाखों ताकूती ताकतें हैं। इनकी मौजूदगी में वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने गुस्सीले लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि आप बड़े आका के नायबे अव्वल हैं और आपके पास तागूती ताकतें हैं जो पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ हैं। और जब से आप तागूती ताकतों के सरबराह बने हैं, तागूती ताकतों की सरगर्मियां बेहद बढ़ गई हैं और बड़ा आका भी आपकी कारकर्दगी से बेहद खुश है। लेकिन इमरान का मामला दूसरा है। वो खुद बेहद खतरनाक हद तक जहीन आदमी है और इसके साथ साथ इसकी पुश्त पर रोशनी की ताकतें हैं। सरदार हाथून और हाथूकी को अगर कोई झगड़ा तय करना था तो कम से कम वो अपने आप को जाहिर ना करते। और अगर इमरान वहां पहुंच भी गया था तो सरदार हाथून को इस जगह पर हमला नहीं करना चाहिए था। अब इमरान इस सारे मामले के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा और जब इसे आपके बारे में मालूम होगा तो आपका खात्मा करने की कोशिश करेगा। राशोकर ने कहा, तो फिर तुम्हारा क्या मशवरा है? क्या मैं इससे छुपकर बैठ जाऊं? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, ये आप अपनी मशवरा देने वाली तागूती ताकत तागू से मालूम करें। मैं आपको आपके बारे में कोई मशवरा देने का इख्तियार नहीं रखता। मैं सिर्फ आपको मालूमात मुहैया कर सकता हूँ। राशोकर ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा तो राशोकर यकलख धुएं में तब्दील हुआ और फिर गायब हो गया। इस राशोकर ने तो मुझे डराने की पूरी कोशिश की है, लेकिन यही फ़र्क होता है तागूती ताकतों और इंसानों में। इसलिए बड़े-बड़े शैतानों ने तागूती ताकतों का सरबराह एक इंसान यानी मुझे बनाया है और अब मुझे ये साबित करना है कि बड़े शैतान का इंतखाब दुरुस्त है। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मुँह ही मुँह में कुछ पढ़कर उसने फूंक मारी और साथ ही दोनों हाथों से चुटकियां बजाईं। तो यकलख्त कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इस आदमी का चेहरा तिकोनी था, कान बड़े-बड़े और नाक तकरीबन ना होने के बराबर थी। इसकी आंखों में तेज चमक थी। ये तागूती ताकत तागू थी जिसका काम मशवरे देना था। वो कमरे के दरमियान पहुंचकर डॉक्टर क्रिस्टाइन के सामने रुकू के बल झुक गया। तागू हाजिर है मेरे आका, इस आदमी ने भराए हुए लहजे में कहा। तागू, पाकिस्तान का एक आदमी इमरान है। शैतान की बड़ी ताकत राशोकर भी इससे खौफजदा है और तुम्हारे साजू ने भी मुझे इससे डराने की कोशिश की है। तुम उसे देखो, इसका जायजा लो और फिर मुझे मशवरा दो कि मैं इसे कैसे हलाक कर सकता हूँ। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने तेज लहजे में कहा, हुक्म की तामील हो की आका, झुके हुए ताऊ ने कहा और इसके साथ ही वो और ज्यादा झुक गया। इसका अंदाज ऐसा था जैसे झुककर वो फर्श को गौर से देख रहा हो। काफी देर तक वो देखता रहा और फिर इसने सर उठा लिया। मैंने देख लिया है आका, ताऊ ने कहा। तो फिर बताओ कि इसे कैसे हलाक किया जा सकता है और ये कितना खतरनाक है मेरे लिए या तागूती दुनिया के लिए? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, आका, ये शख्स बेहद अय्यार और इंतहाई खतरनाक आदमी है। ये बज़ाहिर बेज़रर सा दिखाई देता है, लेकिन दरअसल इसका काटा पानी नहीं मांगता। आपको इससे बचकर रहना होगा। बल्कि मेरा मशवरा है कि आप अपनी पूरी ताकत इसका खात्मे पर लगा दें। तागू ने कहा, तुम तागूती दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक हो, तुम इसे हलाक कर दो। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, नहीं आका, मैं ये काम नहीं कर सकता। बल्कि तागूती दुनिया की कोई भी ताकत बराह रास्त ये काम नहीं कर सकती। मेरा काम दूसरों को गुमराह करना है, इनके जहनों और दिलों में ऐसे वसवसे डालना है जिससे वो सीधे रास्ते से भटक जाएं और फिर भटके भटके ही रहें। हम किसी को बराह रास्त हलाक नहीं कर सकते, इसकी हमारे पास ताकत ही नहीं है। तागू ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, अगर इसे भटका दिया जाए तो फिर क्या होगा? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने पूछा। ये बात मैं नहीं बता सकता। ये बात तो आपको भटके हुए लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाली ताकत कालूशी ही बता सकती है। तागू ने जवाब देते हुए कहा, मैं इसे बुलाकर पूछता हूँ।
डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा और इसके साथ ही इसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और फिर यकलख्त कमरे में मौजूद रोशनी गायब हो गई और हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। इसके साथ ही दूर से ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जैसे कोई इंतहाई कर्ब के आलम में सिसकियां भर रहा हो। फिर ये आवाज करीब आते आते डॉक्टर क्रिस्टाइन के सामने पहुंचकर खामोश हो गई और इसी लम्हे कमरा दोबारा रोशन हो गया। अब ताऊ के साथ एक मखनसी लेकिन खासी उम्र रसीदा औरत दोजानो बैठी हुई थी। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में तेज और शैतानी चमक थी। क्या हुक्म है आका? इस औरत ने कहा, लेकिन इसकी आवाज ऐसी थी जैसे सिसकी भर रही हो। पाकेशिया में एक आदमी रहता है, इमरान। तागू तुम्हें दिखाएगा। इसे देखो, फिर आगे बात होगी। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा तो औरत ने साथ बैठे हुए तागू की तरफ मुंह कर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर कुछ देर बाद दोनों ने झटके से अपने अपने मुंह मोड़ लिए। मैंने देख लिया है आका, ये रोशनी का आदमी है। इसके अंदर तेज रोशनी मौजूद है, कालूशी ने कहा। हाँ, हमें मालूम है। ये शख्स हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और हमें कहा जा रहा है कि ये इंतहाई खतरनाक आदमी है, मगर हम इसे हलाक कराना चाहते हैं। तागू ने कहा है कि वो इसे सीधे रास्ते से भटका देगा। जब ये भटक जाए तो रोशनी इससे छिन जाएगी, लेकिन तागू इसे हलाक नहीं कर सकता। तुम बताओ कि अगर ताऊ इसे भटका दे तो क्या तुम इसे हलाक कर सकती हो, या कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, अगर रोशनी इससे छिन जाए तो फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि इसे वापस सीधे रास्ते पर ना आने दूं, इसे तौबा करने और माफी मांगने के रास्ते पर ना आने दूं और इस वक्त तक भटकाए रखूं जब तक कि इसकी मौत का वक्त ना आ जाए, और जब ये मर जाए तो इसकी भटकी हुई रूह को आपके कदमों में ला डालूं। लेकिन आका, मैं इसे हलाक नहीं कर सकती। ये काम हम ताकतों का नहीं है, बल्कि आम इंसानों का है। आपकी इस दुनिया में बेशुमार कातिल रहते हैं, किराए के कातिल रहते हैं। आप इन्हें दौलत दें तो वो एक लम्हे में ना सिर्फ इसे बल्कि इसके सारे रिश्तेदारों को भी हलाक कर सकते हैं। कालूशी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, मुझे मालूम है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और अपनी ताकतें ये काम करें, ताकि शैतान को पता लग जाए कि मैं और मेरी ताकतें कितनी कुव्वत वाली हैं। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, तो फिर इसे भटका दो आका। इसके भटकने के बाद मैं इसे अपने फरेब के जाल में जकड़ कर बेबस करके आपके कदमों में पहुंचा दूंगी। मैं इसे ऐसे भटकाऊंगी कि ये आपको सजदे करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन पहले तागू इसे भटका दे, क्योंकि वो रोशनी वालों को भटका सकता है। मैं तो इनके करीब भी नहीं जा सकती, कालूशी ने जवाब दिया। तुम दोनों जाओ, अब मैं कुछ सोचता हूँ। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने अपने एक हाथ को इन दोनों की तरफ झटकते हुए कहा तो वो दोनों ही यकलख गायब हो गए, जबकि डॉक्टर क्रिस्टाइन ने आंखों पर मौजूद स्याह शीशों वाली ऐनक उतारी और फिर दाएं तरफ की दीवार पर बने हुए एक छोटे से दायरे पर नजरें जमा दी। चंद लम्हों बाद दीवार पर मौजूद ये दायरा हरकत में आया और फिर यह हरकत तेज से तेज तर होती चली गई। फिर ये दायरा दीवार से अलहदा होकर फर्श पर गिरा और फिर कमरे के दरमियान फिजा में घूमने लगा। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने, जो इस दायरे को साथ साथ गौर से देख रहा था, यकलख्त हाथ में पकड़ी हुई ऐनक पकड़ ली और जैसे ही इसने आंखों पर स्याह शीशों वाली ऐनक रखी, वो दायरा फर्श पर गिरा और चंद लम्हों बाद बेहसो हरकत हो गया। फिर इस दायरे के अंदर से सफेद रंग का धुआं निकलने लगा। चंद लम्हों बाद ये धुआं मुजस्सम होकर एक खूबसूरत लड़की का रूप धार गया, जिसने सफेद लिबास पहन रखा था। लड़की बेहद खूबसूरत थी। इसके घुंघरियाले सुनहरे बाल इसके कांधों पर पड़े हुए थे। इसकी आंखों में बेपनाह मासूमियत थी। रंग सुर्ख सफेद और नकूश बेहद दिलकश थे। इसी तरह ये लड़की इंतहाई मुतनासिब जिस्म की मालिका भी थी। योरशा हाजिर है आका, इस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। पाकिस्तान में एक आदमी है इमरान, जो हमारा टारगेट है। इसे अच्छी तरह देख लो। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा तो सामने मौजूद लड़की ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद इसने आंखें खोल दी। मैंने इसे देख लिया है आका, वो रोशनी का आदमी है, योरशा ने जवाब देते हुए कहा। मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे जरिए इसे भटकाकर कालोशी के हवाले कर दिया जाए और कालोशी इसे मेरे कदमों में लाकर डाले। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, आका, मैं ये काम कालूशी से ज्यादा अच्छे अंदाज में कर सकती हूँ। मैं इस आदमी को भेड़ की तरह दौड़ाती हुई आपके पास ले आऊंगी आका। आप ये सारा काम मुझ पर छोड़ दें। मेरे जाल से आज तक कोई इंसान नहीं निकल सका, चाहे वो कितना ही अपने आप को साहिब किरदार क्यों ना समझता हो। योरशा ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है योरशा। और सुनो, अगर तुम इसे हाँकने में कामयाब रही तो मैं तुम्हें अपनी खास कनीज का दर्जा दे दूंगा। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, आपका शुक्रिया आका, आप वाकई कदरशनास हैं। आप इस आदमी का क्या अंजाम चाहते हैं, सिर्फ हलाकत या कुछ और? योरशा ने कहा, तुम क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर क्रिस्टाइन ने चौंक कर पूछा।
इसलिए कि अगर आपका मकसद इसे हलाक करना है, तो ये काम मैं ज़्यादा आसानी से कर सकती हूँ। इसे किसी भी गहरे गार में गिराया जा सकता है और इसे मैं मजबूर कर सकती हूँ कि मेरी खुशनुदी के लिए किसी भी पहाड़ी चोटी से नीचे छलांग लगा दे, अपने आप को गोली मार दे। हाँ, अगर आपने इसका कोई और अंजाम सोचा है, तो और बात है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहती हूँ आका, कि ये शख्स ज़हनी तौर पर बेहद शातिर है। बज़ाहिर ये बेहद भोला-भाला और मासूम नज़र आता है, लेकिन दरहकीकत ये इंतहाई खतरनाक आदमी है। इसलिए ये कालोशी के बस का रोग नहीं है और ना ही ताऊ इसे राम कर सकता है। ये सिर्फ़ योरशा है, जो इसे अपने काबू में कर सकती है। और आका, ये भी हो सकता है कि ये आपके पास पहुँच कर अचानक बदल जाए। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे इसकी हलाकत की इजाज़त दे दें। योरशा ने कहा। लेकिन तुम इसे बराह रास्त हलाक नहीं कर सकती। फिर डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा, मैं इसे बराह रास्त वाकई हलाक नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसे खुदकुशी पर मजबूर कर सकती हूँ। ये मेरा काम है। योरशा ने कहा। तुम ये काम कितने अरसे में कर सकोगी, ये सोचकर बताओ कि अगर तुम नाकाम रही तो तुम्हें भी फना किया जा सकता है। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने तेज लहजे में कहा, मैं जानती हूँ आका, मुझे इस काम के लिए सिर्फ एक माह चाहिए। योरशा ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक माह देता हूँ। एक माह के अंदर तुम्हें हर सूरत में इमरान को हलाक करना होगा और इसकी लाश मेरे सामने पेश करनी होगी, वरना तुम्हें फना कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकती हो। डॉक्टर क्रिस्टाइन ने कहा तो योरशा सफेद रंग के धुएं में तब्दील होकर फर्श पर मौजूद दायरे में गायब हो गई और फिर ये दायरा उड़ता हुआ दीवार के साथ चिपक गया। सफदर ने कॉल बेल के बटन पर उंगली रखी और फिर जल्द ही हटा ली। कौन है? डोर फोन से कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। सफदर इस वक्त कैप्टन शकील के फ्लैट के बाहर मौजूद था। सफदर हूँ कैप्टन शकील। सफदर ने जवाब दिया तो दूसरी तरफ से कटाक की हल्की सी आवाज़ उभरी और फिर चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने कैप्टन शकील मौजूद मौजूद था। आओ सफदर, वेलकम। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा और एक तरफ हट गया तो सफदर भी मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद वो दोनों सिटिंग रूम में बैठे जूस सिप करने में मसरूफ थे। क्या बात है सफदर? लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन फिर कुछ कह नहीं पा रहे। क्या कोई खास बात है? थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात करूं कि ना करूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात पर एतमाद नहीं करना। सफदर ने उलझे हुए लहजे में कहा। यह क्या बात हुई सफदर? ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बात पर एतमाद ना किया जाए? ये बात तुमने सोची ही क्यों? कैप्टन शकील ने कदरे नाराज लहजे में कहा। अच्छा, तो फिर सुनो। मैंने आज इमरान साहब को एक खूबसूरत मकामी लड़की पर इस तरह लट्टू होते देखा है कि जैसे शायद रांझा भी हीर पर इस तरह लट्टू ना हुआ होगा। सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। इसका मतलब है कि अब तुम्हें जोक करना भी आ गया है। ये वाकई इस सदी का सबसे बड़ा जोक है कि इमरान साहब और किसी लड़की पर लट्टू हो जाएं। कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा। इसलिए तो मैं फैसला ना कर पा रहा था कि तुम्हें ये बात बताऊं या नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम इस पर यकीन नहीं करोगे। बल्कि मुझे मालूम है कि अगर ये बात तुमने की होती तो मैं खुद भी इस पर यकीन ना करता, बल्कि शायद कोई भी यकीन ना करता, हत्ता कि तनवीर भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन ये हकीकत है। सफदर ने कहा तो कैप्टन शकील के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। हकीकत है, हैरत है, ये कैसे मुमकिन है? अगर ऐसा है भी सही तो यकीनन इसके पीछे इमरान साहब का कोई गेम प्लान होगा। कैप्टन शकील ने कहा। बजाय तो कोई गेम प्लान नजर नहीं आता, क्योंकि लड़की मकामी है। अगर गैर मुल्की होती तो मैं समझता कि इमरान साहब कोई चक्कर चला रहे हैं। सफदर ने कहा। तुमने कहाँ देखा है और क्या देखा है, तफसील बताओ। कैप्टन शकील ने कहा। मैं खाना खाने शोबार्स होटल में गया था। वहाँ का खाना मुझे पसंद है। वहाँ मैंने इमरान साहब को इस मकामी लड़की के साथ बैठे खाना खाते देखा। लड़की वाकई बेपनाह खूबसूरत थी। इस कदर खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की मालिका कि पूरा हॉल चोरी चोरी उसे ही देख रहा था। इमरान साहब की नशिस्त के साथ एक खाली नशिस्त थी। मैं वहां जाकर बैठ गया। इमरान साहब इस लड़की के सामने इस तरह बिछे जा रहे थे कि मैं हैरान रह गया। लेकिन असल बात यह है कि मेरा अपना दिल भी इस लड़की की तरफ ही खींचा जा रहा था। इस लड़की में मर्दों के लिए बेपनाह कशिश मौजूद थी। लड़की भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर इमरान साहब से मीठी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन इसकी बातों में नखरा भी बहुत था, जैसे इसे अपने हुस्न या अपनी नस्वानी कशिश का बखूबी एहसास हो। सफदर ने जवाब देते हुए कहा। ये तो इस सदी का अजूबा ही हो सकता है। ऐसा हुस्न तो ज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है कि जिस पर इमरान साहब जैसे आदमी लट्टू हो जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब ने फ़ोन पर इस मामले में बात की जाए। कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ये फैसला दुरुस्त है, लेकिन मुझे इसके पीछे कोई बड़ा तूफान उमड़ता नजर आता है। इस सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्या मतलब? कैसा तूफान? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा।
हो सकता है कि इमरान साहब किसी खास चक्कर में हों, लेकिन जो कुछ मैंने महसूस किया है इससे यही ज़ाहिर होता है कि इमरान साहब के जज़्बात हकीकी थे। अगर ये दुरुस्त है तो फिर समझो कि इमरान साहब सीक्रेट सर्विस से अलहदा कर दिए जाएंगे। चीफ इस मामले में बेहद सख्त मिजाज वाक़ हुआ है। फिर इसके असरात जूलिया पर भी पड़ेंगे और शायद जूलिया हमेशा के लिए ये मुल्क ही छोड़ जाए और फिर न जाने क्या-क्या हो सकता है। सफदर ने कहा, तुम्हारी बातों ने तो मुझे डरा कर रख दिया है, लेकिन बातें तुम्हारी ठीक हैं। मगर इमरान साहब से बात तो की जाए, देख तो लें कि वो क्या कहते हैं। कैप्टन शकील ने कहा तो सफदर के इस बात में सर हिलाने पर कैप्टन शकील ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। सुलेमान बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन शकील बोल रहा हूँ सुलेमान, इमरान साहब कहाँ हैं? कैप्टन शकील ने कहा, मालूम नहीं जनाब, सुबह से गए हैं, नाश्ता करके और अब शायद रात गए वापस आएंगे। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से इनका यही तरीक़ाकार है। सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा, इन 3-4 दिनों में तुमने इमरान साहब में कोई ख़ास तब्दीली महसूस की है? कैप्टन शकील ने कहा, तब्दीली? कैसी तब्दीली? सुलेमान ने चौंक कर कहा, आम मामूलात से हटकर कोई बात? कैप्टन शकील ने कहा। वो जानबूझकर सुलेमान के सामने खुद सफदर की बताई हुई बात ना करना चाहता था। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सुलेमान ने जवाब की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। मैं अपने फ्लैट में हूँ, सफदर भी मेरे साथ मौजूद है। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? कैप्टन शकील ने चौंक कर कहा। मैं आपसे खुलकर बात करना चाहता हूँ। ये अच्छा है कि सफदर साहब भी मौजूद हैं। आप कहाँ रिहाइश पजीर हैं आजकल? सुलेमान ने कहा तो कैप्टन शकील ने उसे एड्रेस बता दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, सुलेमान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कैप्टन शकील ने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि हालात वाकई ठीक नहीं हैं। सुलेमान परेशान है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, और सुलेमान बेहद समझदार है और इमरान साहब का सबसे बड़ा खैर ख्वाह भी है। मुझे लगता है कि इमरान साहब के खिलाफ कोई खास चक्कर चल रहा है, सफदर ने कहा। मुझे तो अभी तक तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। इमरान साहब को चक्कर देना नामुमकिन है। अलबत्ता वो दूसरों को चक्कर देने के माहिर हैं। यकीनन इस लड़की को भी वो खास किसी वजह से चक्कर दे रहे हों और किसी भी वक्त हंसते हुए जब तफसील बताएंगे तो हम अपने ख्यालात पर शर्मिंदा हो जाएंगे। कैप्टन शकील ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन सुलेमान इमरान साहब से भी 2 कदम आगे है। अगर इसने कोई तब्दीली महसूस की है तो फिर ये वाकई खास मामला हो सकता है। सफदर ने जवाब देते हुए कहा तो कैप्टन शकील ने भी इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 45 मिनट बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो वो दोनों समझ गए कि आने वाला सुलेमान होगा। कैप्टन शकील उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर इसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर वाकई सुलेमान मौजूद था, जिसने बड़े मौदबाना अंदाज में कैप्टन शकील को सलाम किया। आओ सुलेमान, कैप्टन शकील ने सलाम का जवाब देते हुए मुस्कुराकर कहा और एक तरफ हट गया तो सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। कैप्टन शकील ने इसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। सफदर ने भी उठकर सुलेमान का इस्तकबाल किया और फिर वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए तो कैप्टन शकील ने रेफ्रिजरेटर से जूस का एक टन निकाला। इसे खोलकर इसमें स्ट्रॉ डालकर इसने टिन सुलेमान के सामने रख दिया और खुद भी वो साथ ही खाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या कोई खास बात हो गई है सुलेमान? अगर ऐसा है तो खुलकर बात करो। हमें इमरान साहब अपने आप से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, सफदर ने कहा। मैं तो ये पूछने आया हूँ कि कैप्टन शकील साहब ने खुसूसी तौर पर तब्दीली के बारे में क्यों पूछा था? इन्हें क्या इत्तला मिली है? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों सुलेमान की जहानत और होशियारी पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। वो दोनों समझ गए थे कि सुलेमान दानिस्ता अपनी तरफ से इमरान साहब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने इमरान साहब को एक खूबसूरत लड़की के साथ होटल शोबार्स में देखा है। इमरान साहब जिस तरह इस लड़की के सामने पीछे जा रहे थे, इसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे देखकर इमरान साहब ने किसी आशनाई का इजहार नहीं किया। मुझे मालूम है कि इमरान साहब ज़बरदस्त अदाकार हैं, लेकिन जो अंदाज इमरान साहब का है और मेरे सामने था, इससे अदाकारी बिल्कुल नहीं टपकती थी। मैं इस बात पर डिस्कस करने के लिए कैप्टन शकील के पास आया था और इसने तुमसे पूछ लिया। सफदर ने तफसील से बात करते हुए कहा, मैं भी यही बात करना चाहता था। एक लड़की 2 रोज़ पहले फ्लैट पर आई। इसे देखते ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इस लड़की में कोई ऐसी ख़ास बात है जो मैं समझ नहीं रहा। लेकिन मैं न जाने क्यों इस लड़की से एलर्जिक सा हो गया। बहरहाल इमरान साहब ने इसका बड़ा खुलकर इस्तकबाल किया। मैंने उसे चाय लाकर दी, लेकिन इसने चाय पीने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि वो सिर्फ़ एप्पल जूस पीती है, जिस पर मैंने उसे एप्पल जूस लाकर दिया। वो काफ़ी देर तक बैठी रही। इसके बाद वो साहब के साथ बाहर चली गई और साहब रात को काफ़ी देर से वापस आए। इस हद तक तो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन मैंने सुबह की नमाज़ के वक़्त साहब को बड़ा मुज़महल सा देखा। वो अब पहले की तरह पुरजोश अंदाज़ में नमाज़ की अदायगी नहीं करते, बल्कि यूँ लगता है कि जैसे ज़बरदस्ती अदायगी कर रहे हों और वर्जिश करने पार्क भी नहीं जाते और फ्लैट पर आकर कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं करते, बल्कि नाश्ता करके और लिबास तब्दील करके चले जाते हैं और रात गए वापस आते हैं। अखबारात उठाकर भी नहीं देखते। वो लड़की तो फिर वापस फ्लैट पर नहीं आई, लेकिन मुझे मार्केट में एक सुपर शॉप के मालिक ने कहा
कि इसने साहब और इस लड़की को काला काला गारों में एक दूसरे का हाथ पकड़े जाते हुए देखा है। और इसने कहा कि तुम्हारा साहब तो पूरा मजनू बना हुआ है। जिस पर मैंने उसे तो कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता दूसरे रोज़ साहब से बात की, तो साहब ने मुझे सख्ती से डाँट दिया और फिर चले गए। पहले तो मैंने सोचा कि मैं जाकर बड़ी बेगम साहिबा से बात करूं, लेकिन फिर मैं खामोश हो गया, क्योंकि ये मामला बेहद नाजुक भी हो सकता था। अब आपने फ़ोन करके तब्दीली की बात की, तो मैंने फैसला किया कि आपसे इस मामले को डिस्कस किया जाए। सुलेमान ने तफसील से बात करते हुए कहा, कालाख की गारें तो नवाही इलाके में हैं, जहाँ खुसूसी तौर पर लोग जाते हैं कदीम दौर की इन गारों में और इनमें मौजूद तस्वीरों को देखने। सफदर ने कहा, तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। अब क्या किया जाए? क्या इमरान साहब का ताकुब किया जाए या इनसे बात की जाए? क्या किया जाए? सफदर ने चंद लम्हों बाद सफदर ने कहा, मेरे ख्याल में चीफ को रिपोर्ट दी जाए, फिर जैसे वो हुक्म दें वैसे किया जाए। हो सकता है कि इमरान साहब किसी खास केस पर काम कर रहे हों और हम ख्वामख्वाह इसमें मुदाखलत कर बैठें। कैप्टन शकील ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है सुलेमान? अब क्या इकदाम करने चाहिए? सफदर ने कैप्टन शकील की बात का जवाब देने की बजाय सुलेमान से मुखातिब होकर पूछा, मेरा ख्याल है कि आप सब साहब से खुलकर बात करें। मेरी बात और है और आपकी और। आप साहब के साथी हैं, वो आपकी बेहद इज्जत करते हैं। ज़रूर असल बात सामने आ जाएगी, सुलेमान ने कहा। लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? न जाने किस वक्त घर आते हैं। सफदर ने कहा, आप सेल फोन पर बात कर लें, सेल फोन तो इनके पास रहता है। सुलेमान ने कहा, तो सफदर ने इस बात में सर हिलाया और फिर जेब से सेल फोन निकाल कर इसने इसे ऑन किया और फिर इसे ऑपरेट करके इसने एक बटन दबा दिया। यस, अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन बोल रहा हूँ, जनाब सफदर या जंग बहादुर। चंद लम्हों बाद इमरान की मखसूस खुशगवार आवाज़ सुनाई दी। जाहिर है इसने स्क्रीन पर फ़ोन करने वाले का नाम पढ़ लिया होगा। इमरान साहब, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? सफदर ने कहा, बकौल शायर, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। इमरान ने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, इमरान साहब, आप जहाँ भी हैं कैप्टन शकील के फ्लैट पर पहुंच जाएं। मैं और कैप्टन शकील आपका इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप ना पहुंचे तो फिर ना सिर्फ चीफ से बात होगी बल्कि आपकी वालदा साहिबा से भी बात हो सकती है। सफदर ने खासे संजीदा लहजे में कहा, अरे अरे, क्या हो गया है? तुम तो बेहद संजीदा हो रहे हो, क्या हुआ है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, आप आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सफदर ने कहा और सेल फोन ऑफ कर दिया। मुझे इजाजत दें, साहब ने मुझे यहाँ देखा तो वो यही सोचेंगे कि मैंने आपको इनकी शिकायत की है। सुलेमान ने उठते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन ख्याल रखना कि इमरान साहब की वालदा या वालिद साहब तक ये बात ना पहुंचे। हम इसे खुद ही संभाल लेंगे। सफदर ने कहा, ठीक है। सुलेमान ने जवाब दिया और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। कैप्टन शकील उठकर इसके पीछे चल पड़ा और फिर सुलेमान के बाहर जाने के बाद इसने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर सफदर के पास बैठ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।